इसका जिक्र किया अभी आपने देखा होगा उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर भी ब्लास्ट हुआ। उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिन पहले किया था और रात को शनिवार रात को वहां ब्लास्ट हुआ। कोई आपको पैटर्न दिखता है क्या ये कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया 13 दिन पहले और शनिवार रात उस ट्रैक पे भी ब्लास्ट हुआ? इसमें मैं ये मान रहा हूं कि राजस्थान सरकार को एकदम गहराई से इसकी तहकीकात करनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। गुजरात को लेकर बार बार जब हम डिबेट करते हैं अक्सर एक सवाल उठता है ड्रग्स को लेकर। हर्ष भाई, आप गृह मंत्री हैं, अड्डा बना दिया, मतलब कहा जा रहा है कि ड्रग्स का हब बन गया गुजरात। 6000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। हो क्या रहा है गुजरात में हर्ष भाई? मैं यहां बैठे हुए सभी लोगों से मात्र एक सवाल करना चाह रहा हूं आज। ये ड्रग्स, पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स माफिया अहमदाबाद शहर के कोई पुलिस स्टेशन में आके जमा नहीं करा गए हैं कि भाई साहब हम ये पाकिस्तान से 500 करोड़ रुपए का ड्रग्स लाए हैं, आप इसको जमा कर लो और हमको पकड़ के अंदर डाल लो। ये ड्रग्स को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस ने बहुत ही साहसिक काम किया है। गुजरात एटीएस भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाके गोलियों का सामना किया है। एक दो केसेस नहीं, हमने लगातार एक के बाद एक, आज 40 से ज्यादा पाकिस्तानी गुजरात की जेलों में बंद है। हमने ड्रग्स पकड़ा है, ये कोई आके जमा नहीं करा गया है। जो ये विपक्ष के लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं उनको मैं पूछना चाह रहा हूं, देश का ड्रग्स का कैपिटल कौन सा राज्य है? आपको भी पता है ना, यहां बैठे हुए लोगों को भी पता है। आइए उनको बोलिए मेरे सामने आंकड़े लेके आए, हम दोनों के आंकड़े कंपेयर करते हैं। ड्रग्स पकड़ना ये अच्छी बात है या ड्रग्स का कारोबार चलाने लेना ये अच्छी बात है? नहीं, आप मुझे ये जवाब दीजिए। नहीं, पकड़ी जा रही है तो पकड़ी जा रही है तो ये अच्छी बात है ना, हम लोग पकड़ रहे हैं, हमारी नीति साफ है भाई साहब। पंजाब की जेलों से ये कारोबार चल रहा है। हमने पंजाब की जेलों में ये जो कारोबार चल रहे हैं उसकी माहिती पंजाब पुलिस को 3 दफा दी है, आज तक कोई कदम नहीं उठाया उन लोग ने। हमने मात्र गुजरात से ये ड्रग्स नहीं पकड़ा, हमने कलकत्ता के पोर्ट पे जाके ये ड्रग्स पकड़ा है, हमने दिल्ली में जाके ये ड्रग्स पकड़ा है, हमने पंजाब की जेलों में से चल रहा है ये टेरर नेटवर्क जो ये ड्रग्स का है ना पूरा, उसको फोड़ने के लिए ये जो काम किया है उसके बाद हमने उन लोग को माहिती दी है। वो लोग काम करना नहीं चाह रहे, उनकी नीति नहीं है कि ड्रग्स को ये देश में घुसने में बंद करने में मदद करनी है। हम लोग समाज की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। हमने ड्रग्स पकड़ के मात्र गुजरात के नहीं, ये देश के युवकों का भविष्य बिगड़ने से बचाया है। यहाँ पे मेरे आज कई कांग्रेस के मित्र भी यहाँ पे आए थे जी, मैं उनको भी सुन रहा था। 2020 में महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? थाने में सलीम नाम का एक युवक सब्जी की लारी चला रहा था और सब्जी की लारी के नाम पे वो वहां पे बहुत बड़े पैमाने में ड्रग्स बेच रहा था। गुजरात के सलाया में 100 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स की डिलीवरी लेने आया। अगर महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर उन लोग ने ये ड्रग्स माफिया को पकड़ा होता तो हमें नहीं पकड़ना पड़ता इसको। हमने ये नहीं देखा कि ये तो महाराष्ट्र जा रहा है उसको जाने लो, हमारे में आंकड़े नहीं लेने। हमने ये समझा कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, देश के सभी वर्गों को साथ में मिलके, इसमें कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, कोई सरकार अलग नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार में जिस प्रकार से मोदी साहब और अमित भाई जब जब डीजी कॉन्फ्रेंस होती है, ये ड्रग्स के मामला में बहुत गंभीरता से सभी सरकारों से निवेदन करते हैं और इसको किस प्रकार से पकड़ा जाए, उसमें नेशनल एजेंसीज किस प्रकार से मदद कर सकती है, उसके लिए वो बहुत गंभीर होते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं कि जिनको ये कारोबार नीचे तक चलाने लेने में और कई फायदे होते हैं, वो हमेशा जहां जहां ड्रग्स पकड़ते हैं ना, तभी उनके पेट में दर्द होता है। आपने हर्ष भाई गुजरात पुलिस का जिक्र किया। गुजरात पुलिस ने, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, 6000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। गुजरात पुलिस को लेकर ही एक विवाद हुआ था हाल फिलहाल में और आपका स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था, उस वीडियो से ज्यादा खेड़ा वाला विवाद, जिसमें पत्थरबाजों की पब्लिक फ्लॉगिंग की गई थी पुलिस द्वारा, जो कतई गलत है, कानूनन गलत है, आप भी उसको मानेंगे। आपने स्टेटमेंट दे दिया कि सिर्फ पत्थरबाजों का मानवाधिकार होता है क्या? मेरा स्टेटमेंट अगर आप शांति से सुनोगे, एक तकलीफ क्या है कि आप लोग को जितना सुनना होता है उतना ही आप सुनते हो। अच्छा, मैंने ये कहा कि चुनाव के समय अचानक खड़ी हुई मानव अधिकार की कुछ संस्थाएं
जब पत्थर मारने वाले पे अगर कोई कदम उठाते हैं ना, तभी मानव अधिकार की बात आती है। लेकिन मेरी गुजरात की धरती पे कोई नवरात्रि के समय गरबा खेल रहा है और मेरी ये गुजरात की बेटियों पे कोई पत्थर मारे, वो पत्थर मारने वाले के मानव अधिकार की बात करने वाले लोगों को मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने पत्थर खाए हैं उनका मानव अधिकार नहीं होता क्या? लेकिन सर पब्लिक फ्लॉगिंग, पब्लिक वो तो गलत है ना। मैं पब्लिक फ्लॉगिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप अभी भी वापस आपको जितना सुनना है उतना ही आप सुन रहे हो। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको ये कहने चाह रहा हूं कि अगर आप पत्थर मारने वाले पे कदम उठाए तो आप अचानक से देश भर में से ये देश को तोड़ने वाली जो टुकड़ियां है ना, वो मानव अधिकार के नाम पे इनको पत्थर मारने वाले पे क्यों कदम उठाए? अरे भाई साहब, आगे के दिन मेरे राज्य की बेटियों पे जो पत्थर मारे थे तभी भी तो कुछ बोलना चाहिए ना। तब क्यों कोई नहीं बोला? तब एक भी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक भी राजनीतिक पार्टी गुजरात में एक भी जन ने अगर एक भी शब्द निकाला है तो आप डेटा निकालिए। सर पुलिस को लाइन हाजिर किया गया ना। नहीं, ये बेटियों को पत्थर मारना ठीक है, आप मुझे बताइए। नहीं, गलत है सर, मैं उसके खिलाफ हूं। बेटियों को पत्थर मारा, उनकी ये बेटियों के मानव अधिकार का पब्लिक फ्लॉगिंग सही है क्या? मैं पब्लिक फ्लॉगिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप वापिस तो वो बात ना, क्यों नहीं कर रहे? मैं तो मात्र ये बोल रहा हूं कि मानव अधिकार की बात हर समय होनी चाहिए। पत्थर मारने वाला का भी मानव अधिकार है, लेकिन पत्थर खाने वालों को भी तो सोचिए कभी भाई साहब। मेरे राज्य में, मेरे राज्य की धरती पे कोई गरबा खेलने वाली बेटियों पे कोई आंख ऊंची करे तो वो नहीं चला लूंगा मैं, ये एकदम स्पष्ट है। अच्छा, इसको भी क्योंकि आपके बयान को भी सॉफ्ट पोलराइजेशन एक तरीके से माना गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। आप मुझे एक सवाल, मुझे भी आज देश की जनता आपको भी सुनना चाहती है। अच्छा ठीक है, बताइए। चुनाव भले मेरा ही है जी, लेकिन आपको भी सुनना चाहती है। बताइए। मानव अधिकार पत्थर मारने वाले का ही होता है क्या? नहीं, उनका भी होता है। तो मानव अधिकार ही नहीं होता, उनका भी जिन्होंने जिनने मानव अधिकार की, पत्थर मारने वालों के मानव अधिकार की बात की है, उनके पूरे पत्र आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहीं पे भी एक लाइन भी लिखा है कि ये लोग ने जिनको पत्थर मारा है उनका भी मानव अधिकार होता है और इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। ठीक बात। तो ये धार्मिक भड़काऊ इस प्रकार के पत्र के माध्यम से गुजरात में किस प्रकार से अशांति फैलाई जाए उसका प्रयास करने वाली टोलकी है, और ये टोलकियों को तो मैं जवाब दूंगा। ये बेट द्वारका में उसको लेकर भी कहा जा रहा है, इतना डेमोलिशन ड्राइव वहां पर हुआ, उसको लेकर कहा गया कि भगवान कृष्ण की जमीन है भाई, वो वहां पे इस प्रकार की डुप्लीकेट मजार हम नहीं चलाएंगे, एकदम स्पष्ट है। नहीं, इतनी डेमोलिशन ड्राइव ऑपोजिशन कह रहा है कि आप ऑपोजिशन कह ले यहाँ के आज कि भले वो डुप्लीकेट मजार है, आप उसको चलाने लीजिए, इलीगल सरकारी जमीनों पे कुछ भी चलने लीजिए। इस प्रकार की मजार आप, भगवान कृष्ण की जमीन है बेट द्वारका पे, भाई आपको मुझे, ये देश के करोड़ों हिंदू को श्रद्धा है। वो द्वारका, बेट द्वारका की धरती पे आप जब मन पाए, जो रोड पे मन पाए वहां पे मजार लगा लोगे, ये किस प्रकार से चलाया जाए? आम आदमी पार्टी पर बता दीजिए भाई, इस बार थोड़ी फाइट टाइट है। मतलब मैं देख रहा हूँ 6 चुनाव, 27 साल रिपीट पे रिपीट, एंटी इनकम्बेंसी जैसे गुजरात में है ही नहीं, मगर इस बार क्या थोड़ी फाइट टाइट है? लग रहा है आपको त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी कांग्रेस घिर गए इस बार आप? मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ गुजरात भ्रमण पे चलिए। मैं तो चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको 5-10 दिन के लिए गुजरात भ्रमण के लिए भेजना चाहिए। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये संबंध दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संबंध है। यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती। हर्ष भाई, यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मैं बोल लेता हूँ। फिर आप सवाल लीजिए ना। फिर जी, ये जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, पिछले 4 चुनाव से सिक्का घिस रहा है। 127 से 117, 117 से 115, 115 से 99। ओल्ड इज गोल्ड सुना है आपने? और पित्तल जितना घिसता है ना भाई साहब, वो इतना ही ज्यादा महंगा होता है, उससे ज्यादा। ये प्रयास पहली बार नहीं है। कभी कोई रीजनल पार्टी को कांग्रेस लाती है साथ में, कभी कोई और मुद्दा लाती है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है। ये गुजरात की जनता के संघर्ष और साहस की जो यात्रा है ना 27 साल की, उसको तोड़ने की, उसको कोशिश करने वालों के सामने गुजरात की जनता ये 2022 का चुनाव लड़ रही है। 2022 का चुनाव भी 2012-17 इसी प्रकार की बड़े बड़े वादे होते थे। सितंबर महीने से गुजरात में चुनावी टूरिज्म चालू होता है भाई साहब। गुजरात के हर कोने में आपको मंदिरों पे अलग अलग पार्टी के लोग देखने मिलेंगे, जिनको गुजरात के बारे में कुछ नहीं पता है।
वो भी कागज पे लिखे हुए हर भाषण करेंगे। लेकिन गुजरात की जनता बहुत समझदार जनता है। दिसंबर महीने के अंत तक इनको बिस्तर बांध के खुद के गांव में भेजने का काम गुजरात की जनता करती है। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि अगर वो लोग फैक्टर नहीं है, आम आदमी पार्टी फैक्टर नहीं है, तो वो कहते हैं कि फिर उन पर शराब घोटाला के केस, सत्येंद्र अंदर सिसोदिया जाने वाले। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल वो लोग गुजरात में लाना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग डर गए हैं। शिक्षा मॉडल देखिए, दिल्ली की जितनी जनसंख्या है ना, उतने तो गुजरात की सरकारी शाला में बच्चे पढ़ते हैं। ये कौन से मॉडल की आप बात करते हो? ये 5-10 रुपए की थैली में पैरासीटामोल दवाई देते हैं, कूड़ों के बीच में वो हेल्थ के छोटे छोटे वो तंबू लगा के ये 10 रुपए की थैली में दवाई देने वाले मॉडल की बात करते हो? ये 25 साल पहले गुजरात में पीएचसी सीएचसी बन गए हैं भाई साहब। गुजरात आज कौन से हेल्थ मॉडल की बात करती है? आज गुजरात के अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट, रिवल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हम ये मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में राजकोट में एम्स के मॉडल की बात हम लोग करते हैं। गुजरात में आज गुजरात के हर एक तहसील पे किडनी के पेशेंट्स के लिए डायलिसिस सेंटर खुले हैं। गुजरात के डांग से लेके पोरबंदर तक हर एक जिले में कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए हम लोग कीमोथेरापी की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हम ये लेवल की हेल्थ मॉडल की बात करते हैं। और मोदी जी का जादुई कार्ड है ना, जो आयुष्मान भारत कार्ड, हम वो मॉडल की बात करते हैं। आप मध्यम वर्ग परिवार को जाके पूछिए। अच्छा, गुजरात में ये साल 12 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड की योजना का लाभ मिला है। 5 लाख रुपए का कार्ड मोदी जी ने गुजरात के 1.5 करोड़ घरों में पहुंचाया है। भाई सारी चीजें थी, तो फिर यूसीसी की जरूरत क्यों पड़ गई? यूसीसी की कमेटी बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? मिनी सीए, मेहसाणा और आनंद वहां के लोगों को भी नागरिकता, फिर सीए यूसीसी की जरूरत क्या पड़ गई? मुझे आखिरी सवाल है आज तक ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब मैं खुद बहुत दुखी रहता हूँ ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कुछ बातें सुन के। यूसीसी की जरूरत क्यों नहीं है? क्या ये राज्य के हर एक नागरिकों का एक समान हक नहीं होना चाहिए? ये आजकल की बात नहीं है। मेरा जन्म हुआ था ना, उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था, राम मंदिर बनाएंगे, 370 की बात, 35A की बात, यूसीसी की बात। हम तो एक के बाद एक हर एक वादे पूरे कर रहे हैं और ये वादे समय पे पूरे हो रहे हैं। तो गुजरात की जनता, केंद्र में सरकार है, ऑल इंडिया लेवल पर लाइए ना। किसने? भाई साहब, ये हमारे राज्य का हक है। दूसरे लोग अगर अपने राज्य में नहीं ला सकते तो वो उनका दुख है। ये राज्य की खुद की सत्ता है और वो सत्ता का उपयोग करके मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इसकी एक कमेटी बनाई और मुझे पूर्ण विश्वास है वो कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद गुजरात में यूसीसी लागू होगा। 150 पार, आखिरी सवाल, 150 पार ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? 150 पार इस बार? नहीं भाई साहब, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है, गुजरात की अस्मिता का ये चुनाव है और गुजरात के लोगों का ये चुनाव है। और गुजरात के लोग, जब गुजरात की बात आती है तो चुनाव के नतीजों में, रिजल्ट में आपको सब चीज दिख जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष सांघवी। इतनी बेबाकी से शायद किसी और ने नहीं राय रखी होगी अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष सांघवी, गुजरात के गृह मंत्री। तो ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिनके जवाब आज गुजरात की जनता को यकीनन मिल गए होंगे, लेकिन मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी संतोष मेनन जी को, चीफ कंटेंट ऑफिसर नेटवर्क 18। आप सर मंच पर आए, हमारे खास मेहमान हर्ष सांघवी जी को धन्यवाद दें।